सर्वाइवल अब सिंपल नहीं रहा। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्फिनिट ब्लड कॉर, रिटन बाय गूज एंड्रिन, द ऑथर ऑफ रेवरेंड इंसैनिटी। इस पार्ट में हम कवर करेंगे चैप्टर 11 से चैप्टर 15 तक, जहां कहानी और भी इंटेंस होने लगती है। अब आइलैंड पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खुलकर सामने आते हैं, लीडरशिप पर सवाल उठते हैं, ट्रस्ट और सस्पिशन अपनी पीक पर पहुंचते हैं, ब्लड लाइन और हिडन एबिलिटीज के संकेत और गहरे होते हैं, और मेन कैरेक्टर का माइंडसेट और स्ट्रेटेजिक बनता जाता है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रोल और डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट होने लगती है। अगर तुम्हें पसंद है कैलकुलेटेड डिसीजंस, डार्क साइकोलॉजिकल टेंशन और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स, तो ये पार्ट तुम्हें और भी ज्यादा एंगेज करेगा। अंधेरे में किशोर ने धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाई। कहाँ? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। अंधेरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? किशोर बेसब्री से खड़ा हो गया और उसे महसूस हुआ कि वो कुछ महत्वपूर्ण भूल गया है। उसने कुछ याद करने के लिए अपना दिमाग दौड़ाया लेकिन असफल रहा। वो संघर्ष करने लगा, अंधेरे के पिंजरे से खुद को मुक्त करना चाहता था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक इल्यूजरी लाइट दिखाई दी। वो छोटी रोशनी अंधेरे में बिल्कुल स्पष्ट थी। लाइट एंड शैडो टिमटिमाई क्योंकि किशोर को अचानक याद आने लगा। ये ऐसा था जैसे वो उस टैवर्न में वापस आ गया हो, वो जगह जहां उसने एक टेम्पलार नाइट के रूप में जीत का जश्न मनाया था। उसने वहां कमांडर की सीख सुनी थी। अंधेरे के बीच की वो रोशनी टैवर्न की मध्यम मोमबत्ती की रोशनी जैसी लग रही थी। चक्कर आने के कारण वो लेट गया और उसे गर्माहट महसूस हुई। इसी पल उसने एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनी। जानवर की दहाड़ के साथ ही वो इल्यूजनी लाइट अचानक ठोस हो गई। किशोर ये जानकर निराश हुआ कि वो टैवर्न में नहीं बल्कि एक तपती हुई गुफा के अंदर था। अंतहीन दर्द समुद्र की लहरों की तरह लगातार बहने लगा। जिन को लगा कि वो एक छोटे सैम्पैन नाव की तरह है जो तेज हवाओं और लहरों से किसी भी समय टूट सकता है। दर्द के अलावा डिहाइड्रेशन और भीषण गर्मी के साथ साथ तेज डिजीनेस सहना भी मुश्किल था। इनमें से कुछ भी जिन के लिए अनजाना नहीं था। फायर पॉइजन फिर से भड़क उठा, उसने सोचा। उसका पेट अभी भी भालू के पंजों से छिदा हुआ था जिससे उठना मुश्किल हो रहा था। किशोर को अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए भी अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी। फिर उसे भालू का शव और एक परिचित आकृति मिली जो शव के ऊपर व्यस्तता से झुकी हुई थी। वो जीदी थी जो भालू का खून निकाल रही थी। वो समय समय पर अपनी आंखें पोंछती रही। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जिन तुरंत निश्चिंत हो गया। उसने जानवर की दहाड़ सुनी थी और सोचा था कि कोई हमला करेगा। जीदी को सेफ एंड साउंड देखकर वो रिलैक्स हो गया, जिससे उसका सिर शक्तिहीन होकर गिरा और एक धमक से जमीन से टकराया। जीदी चौंक गई और जिन को एक बार फिर जागते देखकर वो सुखद आश्चर्य से चिल्लाई, मेरे लॉर्ड जिन आप जाग गए। वो तुरंत जिन के पास भागी। जैसे ही वो पास आई, जिन ने लड़की की लाल और सूजी हुई आंखें देखीं और उसके आंसुओं से भीगे गाल देखे। जिन कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कह सका। उसकी जीभ और गला सूज गया था। वो केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सका। इस पल किशोर को एहसास हुआ कि अगर किसी और जानवर ने हमला किया तो जिन की वर्तमान स्थिति अपनी फियांसे की रक्षा करने में असमर्थ थी। जीदी बोली, मेरे लॉर्ड, फायर पॉइजन फिर से भड़क गया है। पिछली पोशन अब काम नहीं करेगी। मैं एक नई पोशन बनाने के बीच में थी जो निश्चित रूप से सफल होगी। मुझ पर विश्वास करें मेरे लॉर्ड, आपको हार नहीं माननी चाहिए। मुझे यकीन है कि मैं आपकी जान बचा सकती हूँ। जीदी ने जिन को सांत्वना दी, लेकिन ये खुद को धोखा देने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी था। जिन ने सिर हिलाया लेकिन इस मामूली हलचल से वो फिर से अनकॉन्शियस हो गया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक अंधेरे में था जब उसने फिर से एक जानवर की दहाड़ सुनी, जिससे वो फिर से जाग गया। ये जानने के बाद कि कोई जानवर हमला नहीं कर रहा है, जिन ने अपने मन में महसूस किया, क्या ये केवल एक हैल्यूसिनेशन है? इस बार मैं कितनी देर तक अनकॉन्शियस रहा? उसने चारों तरफ देखा और जीदी को अपने पास पाया। इस बार जीदी भालू का खून नहीं निकाल रही थी, बल्कि उसने जिन की बाह चीरी थी और उसका खून निकाल रही थी। बोतल पहले ही खून से आधी भर चुकी थी। किशोर का खून जो निकाला जा रहा था वो गहरा लाल और उबलता हुआ गर्म लग रहा था। किशोर को एक बार फिर जागते देखकर जीदी ने तुरंत कहा, मेरे लॉर्ड, मैं आपका इलाज कर रही हूँ। मैं आपके शरीर में फायर पॉइजन को कम करने के लिए आपका जहरीला खून निकाल रही हूँ। किशोर अवाक रह गया। अजीब बात यह थी कि इस बार उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी।
दर्द को महसूस करना सामान्य मानव शरीर की इंद्रियों का हिस्सा था। ये शरीर को समय रहते अपनी रक्षा करने के लिए इसका वार्निंग मैकेनिज्म था। जिनजिन जानता था कि उसका शरीर बहुत खराब स्थिति में था। न केवल फायर पॉइजन भड़क उठा था, बल्कि भालू से लड़ने के कारण उसे गंभीर चोटें भी आई थीं। दर्द महसूस न होने का मतलब था कि उसकी सारी नर्व्स नष्ट हो गई थीं। केवल उसके मन में उसे डिजीनेस और दर्द का एहसास हुआ। किशोर ने आसानी से हिलने की हिम्मत नहीं की। अपने पिछले अनुभव से वो जानता था कि थोड़ी सी हलचल भी उसे फिर से अनकॉन्शियस कर देगी। जिनजिन केवल गुफा की छत की ओर देख सकता था। चाहे वो घाव हो या खून निकाला जाना, वो कुछ भी महसूस न कर सकता था, न सुन सकता था। किशोर को इस पल एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जल्द ही ये शांति धीरे धीरे गायब हो गई, जिसकी जगह डर की बढ़ती हुई भावना ने ले ली। हाँ, डर। वो डर गया था। वो जानता था कि मौत आ रही है और उसे मरने से डर लग रहा था। वास्तव में जब उसने भालू का सामना किया था, तब उसने मौत का सीधे मुकाबला किया था। हालांकि उस समय उसके पास इस पर विचार करने की फुर्सत नहीं थी। मौत के धीरे धीरे आगे बढ़ने का एहसास कोई सुखद एहसास नहीं था। किशोर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बिना किसी शोर के खिसक रही थी। किशोर के दिल की गहराई से जीने की इच्छा जागी। फिर भी उसकी जिंदगी उसके हाथों में पानी की तरह खिसकती रही। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, अंततः सब बह जाना था। उसने खुद को एक मेमने की तरह पाया, जो केवल ग्रिम रीपर द्वारा मारे जाने का इंतजार कर सकता था। जिनजिन ने मूल रूप से सोचा था कि उसका साहस पर्याप्त था, लेकिन अब वो डरा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। ये डर इतना वास्तविक और तीव्र था कि जिनजिन को एहसास हुआ कि भले ही किसी ने प्रशिक्षण लिया हो और कई परीक्षाओं का सामना किया हो, इसके सामने पूरी तरह से शांत रहना असंभव था। क्योंकि उसने महसूस किया कि हर जीवन डरेगा। हर जीवन में स्वाभाविक रूप से अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की इच्छा होती है। डर एक कोहरे की तरह था जिसने उसके दिल को ढक लिया था। साथ ही लाचारी, निराशा, भ्रम और क्रोध जैसी अन्य भावनाओं ने भी डर को जन्म दिया। जिनजिन ने प्रार्थना करना शुरू किया। हे महान ईश्वर, हे सर्वोच्च सम्राट। वो एक टेम्पलार नाइट था। वो वर्तमान मानव पूर्वज देवता सम्राट शहन मिंग में विश्वास करता था। मानव पूर्वज सम्राट शहन मिंग मानवता के नेता थे। उनके पास एक कल्टीवेशन लेवल था जो लेजेंड लेवल से भी ऊपर था, और वो दुनिया में एक देवता के रूप में चलते थे। जिनजिन सम्राट शहन मिंग के सामने एक्नॉलेज करने लगा। उसने अपने पिछले पापों को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन उसे अजीब ढंग से पता चला कि क्योंकि उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, उसे कोई याद नहीं था। परिणाम स्वरूप वो केवल सम्राट से प्रार्थना कर सकता था कि वो मृत्यु के बाद उस पर दया करें और जीदी को आशीर्वाद दें और उसकी रक्षा करें, ताकि वो इस विश्वासघाती द्वीप से सुमत्थित रूप से निकल सके। हालांकि जब किशोर ने उस देवता से प्रार्थना की जिसकी उसने जीवन भर सेवा की थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रत्ती भर भी प्रतिक्रिया नहीं। प्रत्येक टेम्पलार नाइट को सम्राट शहन मिंग का ध्यान मिलता है। मुझे ये मत बताओ कि ये द्वीप विश्वासियों को ईश्वर से अलग कर सकता है। ऐसी शंकाओं के साथ जिनजिन एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। पहले की तरह एक जंगली दहाड़ ने जमीन और आसमान को हिला दिया और जिनजिन को एक बार फिर जगा दिया। इस बार जागने पर जिनजिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो एक बार फिर तीव्र दर्द महसूस कर सकता था। दर्द पहले से अलग था। इस बार उसका पूरा शरीर पिनकुशन जैसा महसूस हो रहा था। त्वचा की हर इंच, मांस का हर इंच, उसके शरीर के सभी हिस्से ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे उन्हें अनगिनत बार टॉर्चर किया गया हो। यही नहीं बल्कि फायर पॉइजन भड़क रहा था और अधिक तीव्रता से जल रहा था। किशोर को लगा जैसे उसे बॉनफायर में फेंक दिया गया हो और वो आग की लपटों में जल उठा। ये काम कर गया, ये काम कर गया। जीदी की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। लड़की भावनाओं से भरी लग रही थी। जिनजिन ने अपनी नजर घुमाई और उसे चलते देखकर चौंक गया। ये लड़की भालू का खून नहीं निकाल रही थी या उसका खून नहीं खींच रही थी, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से जिनजिन के घाव पर खून डाल रही थी। वो निश्चित रूप से भालू का खून था। जिनजिन मूल रूप से चोटों से भरा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी उसके पेट में भयानक घाव था। लेकिन अब जिनजिन के पेट से गुजरने वाले भालू के पंजों के निशान गायब हो गए थे। जीदी ने घावों पर कई पोशंस डाली थी, एक चित्रकार की तरह कई रंगों को मिलाया था। भालू के खून की एक न खत्म होने वाली धारा डाली गई और इस घने वर्णक द्वारा तेजी से सोख ली गई। जिनजिन का शरीर वर्तमान में सूखे की मार झेल रही मिट्टी के समान था। चाहे जीदी ने जितना भी भालू का खून डाला हो, वो सब तेजी से सोख लिया गया। ये किस तरह का इलाज है? क्या ये सचमुच काम करेगा? जिनजिन ने खुद को देखा और अपने दिल में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने जितना भालू का खून सोखा, उसे महसूस होने वाला तीव्र दर्द उतना ही बढ़ता गया, लेकिन साथ ही उसका दिल और शक्तिशाली महसूस हुआ। धक धक, उसकी नब्ज तेज हो गई।
किशोर ने एक भ्रम देखा। यदि उसका दिल और तेज धड़क रहा होता तो उसे डर था कि वो उसके टूटे हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। जिनजिन की चिंताएं ज्यादा देर तक नहीं रहीं क्योंकि वो फिर से अनकॉन्शियस हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्द इतना अधिक बढ़ गया था कि वो उस स्टेज पर पहुंच गया था जो मानव शरीर के सहन करने की सीमा से बहुत दूर था। जिनजिन को नहीं पता था कि होश में आने से पहले वो कितनी देर तक अनकॉन्शियस रहा था। पक्षी गा रहे थे और उसके तुरंत बाद एक ब्रीज वनस्पतियों की ताज़ी खुशबू लेकर आई। जिनजिन में एक पल के लिए शून्य भाव से देखा, लेकिन जल्द ही संभल गया। पहली चीज जो उसने पाई वो ये थी कि उसे प्रताड़ित करने वाला वो शार्प पेन गायब हो गया था और केवल कुछ हल्की एकिंग सेंसेशंस ही शेष थीं। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की और पाया कि सारा डिजीनेस पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर खून से सने बैंडेजेस से ढका हुआ था, जिसमें उसकी वेस्ट पर सबसे ज्यादा पट्टियां थीं। जिनजिन ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाने के लिए अपनी बाह का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कई दिनों तक भूखे रहने के कारण उसका पूरा शरीर कमजोर था और उसका मुंह और जीभ पार्श्ड सूखे थे। जब वो सीधा बैठने में सफल हुआ तो वो सदमे में जम गया। उसने अपनी बाहों और हाथों को देखा। मूल रूप से उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और भालू द्वारा उसका मांस म्यूटिलेटेड शत विक्षत कर दिया गया था, लेकिन अब वे अप्रत्याशित रूप से लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए थे। हालांकि उसकी बाहें असामान्य रूप से लाल लग रही थीं, जैसे कि वे बॉइलिंग हॉट उबलती हुई गर्म हो। क्या ज़ीदी सच में सफल हो गई? ब्रिलियंट! जिनजिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर ये मैजिक या सॉर्सरी होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यहाँ ज़ीदी मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती थी। केवल एक पोशन के साथ इसे प्राप्त करना ये दर्शाता है कि इसकी शक्ति कितनी महान थी। मुझे मत बताओ कि मेरी फियांसी एक मास्टर फार्मासिस्ट है। जिनजिन ने अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ज़ीदी कहीं नहीं दिखी। किशोर ने जल्द ही पाया कि वो अब गुफा की गहराइयों में नहीं था। ये वो जगह नहीं थी जहां उसने भालू से मौत तक लड़ाई लड़ी थी, बल्कि ये गुफा के मुहाने के पास था। यहाँ और बहुत कम था। हवा जलती हुई गर्म नहीं थी और कोई बाहर पक्षियों के गाने की आवाज़ सुन सकता था। जैसे ही हवा अंदर और बाहर आई और पक्षियों ने गाना गाया, जिनजिन के दिल की लहरें ऊपर नीचे होने लगीं। उसकी नज़र गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसने किनारे पर एक के बाद एक कई लाल और नीले वाइल्ड फ्लावर्स खिलते देखे। जिनजिन ने चुपचाप देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने लंबे समय तक जीवन और मृत्यु की कगार पर रहने के बाद उसने इस सामान्य दृश्य को संजोया। जैसे ही उसने इन मामूली जंगली फूलों को देखा, जिनकी छोटी और कमल पंखुड़ियां हवा में हिल रही थीं, उसका शरीर और आत्मा स्पंदित हो उठी। ये जीवन का स्पंदन था। मैं अभी भी जीवित हूँ, मैं अभी भी जीवित हूँ। जिनजिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी खुशी सागर के पानी की तरह विशाल लग रही थी, जो समुद्र तटों को ढक लेती है। हालांकि थोड़ी देर बाद जिनजिन की तीव्र भावनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। वो एक बार फिर चिंतित हो गया। यहाँ अभी भी खतरा था। जिनजिन गुफा के बाहर कई मरे हुए स्केल्ड लेपर्ड्स को नहीं भूला था। उनके ताज़ा शव कई कार्निवोर्स को आकर्षित करते। इतने दिनों के बाद जिनजिन ने पूरी तरह से देख लिया था कि ये द्वीप कितना विश्वासघाती था, और वो जानता था कि वो चाहे जो कुछ भी हो, इसे कम नहीं आंक सकता। युवक ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बस बैठना ही उसकी सीमा थी। उसका पूरा शरीर कोमल हो गया था, खासकर उसकी वेस्ट। उसने महसूस किया कि ये अधूरी थी और उसके पैरों में कोई ताकत नहीं थी। तुम जाग गए, एक परिचित आवाज ने कहा। ज़ीदी गुफा के मुहाने से प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास से भरा हुआ था। जिनजिन ने उसकी ओर सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। ज़ीदी ने अंततः इसकी पुष्टि की और खुद को जिनजिन के सीने पर झोंक दिया। उसका मन भावनाओं से उमड़ रहा था। जैसे ही वो उसकी बाहों में गिरी, जिनजिन लगभग गिर ही गया। उसने अपनी फियांसी के कंधे को थपथपाया और भारी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। हाँ। ज़ीदी ने सिर हिलाया और जिनजिन को छोड़ दिया। उसकी बिना पलक झपकाए बैंगनी आंखों ने किशोर को टकटकी लगाकर देखा। 2 जोड़े, 4 आंखें। ज़ीदी ने उत्साह से बात की, लॉर्ड जिनजिन, आप वास्तव में एक सच्चे टेम्पलार नाइट हैं। उस क्षण में किशोर नाइट ने युवा लड़की की सारी प्रशंसा और प्रेम महसूस किया। कुछ भी छिपा नहीं था। जिनजिन ने जबरन मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, मैं अभी भी अपनी बैटल कुई का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। ज़ीदी ने सकारात्मक रूप से कहा, माय लॉर्ड, निश्चित रूप से आप याद करेंगे। लड़की का जिनजिन में विश्वास उसके अपने विश्वास से कहीं अधिक प्रचुर था। माय लॉर्ड, जब आप बेहोश थे, मैंने लड़ाई की सफाई की और तेंदुए और भालू दोनों के शवों को प्रोसेस किया। मैंने आखिरी समय में एक पोषण बनाने के लिए भालू के खून का इस्तेमाल किया और मैंने गुफा के बाहर और गुफा के मुहाने के पास भी पोषण छिड़का। अब भालू की गंध हवा में भर गई है, जो किसी और प्रेडेटर्स को दूर रखेगी। इसके अलावा मैंने गुफा की पूरी गहराई की भी खोज की। गुफा में केवल एक ही रास्ता था। माय लॉर्ड, आपने एक बुद्धिमान निर्णय लिया था। जिनजिन ने फिर से सिर हिलाया और उसकी चिंताएं गायब हो गईं।
माय लॉर्ड, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जीदी ने एक बार फिर से ज़ेनजिन के घावों की जांच शुरू कर दी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत वापस नहीं आई है, ज़ेनजिन ने सच सच उत्तर दिया। उसने व्यस्त रूप से काम करती हुई जीदी को देखा, इस लड़की की और भी अधिक सराहना की। लड़की केवल आयरन लेवल पर थी और जादू का भी उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पास फार्मेसी में महान कौशल था। ऐसा लग रहा था कि ज़ेनजिन का इस लड़की की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उदारतापूर्वक सफल रहा था। इस लड़की की सहायता के बिना ज़ेनजिन को डर था कि वो पहले ही मर चुका होता। प्रशंसा के अलावा ज़ेनजिन का दिल एक और भावना से हिल गया। जीदी और ज़ेनजिन का रिश्ता एक अविवाहित लड़के के लिए बहुत करीब था। ज़ेनजिन ने शुरुआत में निर्धारित किया था कि दोनों पक्षों के उल्टेरियर और जटिल उद्देश्य थे, लेकिन विवरणों के बावजूद जीवन और मृत्यु के अनुभवों से बनी वो कॉमरेडरी जिससे वे दोनों गुजरे थे, फर्जी नहीं थी। माय लॉर्ड, आपकी वर्तमान स्थिति स्थिर हो गई है। आपकी ताकत में कमी का कारण केवल आराम की कमी है। जब तक कि आपके पास कुछ दिनों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी है, तब तक आपको फिर से सामान्य रूप से चलने में सक्षम होना चाहिए। जीदी ने अपनी जांच के बाद एक गंभीर निर्णय जारी किया। ये सब तुम्हारी पोषण की बदौलत था। ज़ेनजिन ने प्रशंसा की। जीदी ने अपना सिर हिलाया। स्थिति गंभीर थी। मेरे द्वारा बनाई गई पोषण बहुत सरल और कच्ची थी। सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे सभी प्रयासों का ये अजीब प्रभाव निकलेगा। शायद जीदी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाई। उसकी टिमटिमाती बैंगनी आंखें जिज्ञासा के साथ किशोर को टकटकी लगा रही थीं। ज़ेनजिन हंसा। तुम क्या पूछना चाहती हो? चिंता मत करो, जीदी ने तुरंत कहा। सीनियर, क्या आपके पास वास्तव में सिल्वर लेवल कल्टीवेशन है, गोल्ड नहीं? ज़ेनजिन ने अपने आप में बुड़बुड़ाया। तुम इतनी शंकालु क्यों हो? जीदी बोली। माय लॉर्ड, शायद पोषण का ऐसा प्रभाव था, हालांकि मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है। मेरा मानना है कि इसकी अधिक संभावना है कि आपके पास महान लाइफ फोर्स है। माय लॉर्ड, सिल्वर लेवल कल्टीवेशन वाले लोगों के पास इस तरह की लाइफ फोर्स नहीं हो सकती। केवल गोल्ड लेवल लाइफ फोर्स के साथ ही ऐसी घटना हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप इस चुनौती को पार करने के लिए अपनी इन्नेट हीलिंग एबिलिटी पर अधिक निर्भर थे। तुम्हें लगता है कि मेरा कल्टीवेशन सिल्वर लेवल पर नहीं बल्कि गोल्ड पर है? ज़ेनजिन ने भौएं सिकोड़ी। वो अपनी बाह को एक बार फिर से देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी बाह अब पहले की तरह ही अच्छी थी। किशोर को स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी दोनों बाहें गंभीर रूप से मेम्ड हो गई थीं। उसकी वेस्ट भी मूल रूप से गंभीर रूप से घायल थी। फिर भी जीदी के ऑब्जर्वेशंस के अनुसार उसके पेट के घाव पहले ही गायब हो गए थे, क्योंकि नया मांस वापस आ गया था। सच कहा जाए तो इस तरह का इलाज अंगों को फिर से उगाने से जरा सा ही कमजोर है। क्या ये वास्तव में पोषण का ही किया धरा है? ज़ेनजिन भी शंकालु था। उसका दिल अचानक धड़कने लगा। मुझे मत बताओ कि मेरी प्रतिभा इतनी असामान्य रूप से उत्कृष्ट है कि मैं केवल सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड लेवल कल्टीवेशन हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक जीनियस हूँ? उस स्थिति में मैंने अपनी प्रतिभा क्यों छिपाई? क्या इसलिए क्योंकि कोई मेरे विकास का गला घोंटना चाहता था, इसलिए मुझे अब तक चुपचाप सहना पड़ा? संदेह से भरे अपने दिल के साथ ज़ेनजिन को कोई उत्तर नहीं मिला और वो केवल अपना सिर हिला सका और जबरन मुस्कुरा सका। उसने जीदी से कहा, तुम्हारा अनुमान सच हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने में असमर्थ हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे केवल कुछ छोटी यादें ही याद आई हैं, बस इतना ही। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि युवक को अपने मामलों की सच्चाई नहीं पता थी। जीदी ने अपने बैग से कुछ पानी निकाला। ज़ेनजिन ने उसे स्वीकार किया और छोटे घूंटों में पिया। माय लॉर्ड, पीने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? लड़की का चेहरा घबराया हुआ और चिंतित था। जैसे ही ज़ेनजिन पानी का स्वाद ले रहा था, वो खुद से बुड़बुड़ाया, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, सब कुछ सामान्य है। जैसे ही जीदी ने सुना, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। ये अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी आपका अवलोकन करने की जरूरत है। ज़ेनजिन ने केवल थोड़ा सा पानी पिया था और कुछ नहीं खाया था। प्यास बुझाने के बावजूद ज़ेनजिन जानता था कि क्या करना है। हालांकि वो अपने बाहरी घावों से उभरता हुआ लग रहा था, लेकिन वो अपनी आंतरिक चोटों की स्थिति नहीं देख सकता था। जीदी इस जगह पर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी और वो डॉक्टर नहीं थी। ज़ेनजिन अपनी बैटल कुई का उपयोग भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर पीने के बाद ज़ेनजिन फिर से आराम करने के लिए लेट गया और धीरे धीरे शांत हो गया। जीदी ने गुफा के सिरों तक टोह लेने का प्रयास किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ये गुफा मंकी बेयर की बदौलत अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। इसने पहाड़ के अंदर अपना रास्ता खा लिया था और धीरे धीरे इस गुफा का निर्माण किया था। गुफा की ये अत्यधिक लंबाई इस बात का प्रमाण थी कि मंकी बेयर ने यहाँ लंबा समय बिताया था। मंकी बेयर सिल्वर लेवल का जानवर था और महान अधिकार के साथ रहता था, जो आसपास के प्रेडेटर्स को डराने में सक्षम था। स्केल्ड लेपर्ड्स के लीप पर इसकी पिछली विजय से दिखाया कि किसी भी प्रेडेटर ने इसे उपान्वित करने की हिम्मत नहीं की। ये जंगली जानवर नहीं जानते थे कि ज़ेनजिन ने भालू को मार दिया था। वर्तमान में ऐसा लगता है कि वातावरण सुरक्षित था।
ये गुफा एक अस्थायी शिविर के रूप में काम कर सकती थी। जब ज़ेनजिन जागा तो सुबह थी। दोपहर में उसने थोड़ा और पानी पिया और इस बार उसने थोड़ा और पिया। अंत में दोपहर में उसे पेशाब करना था। हालांकि वो अभी भी सुस्त था और खड़ा नहीं हो सकता था। माय लॉर्ड, मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। ज़ीदी ज़ेनजिन को करीब से देख रही थी और बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में अच्छी थी। उसने महसूस किया कि किशोर थोड़ा शर्मिंदा है और समझ गई कि क्यों। ज़ीदी ज़ेनजिन की सहायता से फर्श पर लेटने पर मजबूर हुआ और उसने सुचारू रूप से पेशाब किया। माय लॉर्ड, मैं आपकी फियांसी हूँ, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ज़ीदी के शब्दों के बावजूद उसके गाल लाल हो गए थे, उसके बाल थोड़े मुड़ गए थे और उसका पूरा सिर जैसे भाप छोड़ रहा था। ज़ीदी ने न केवल ज़ेनजिन की पैंट पहनाई बल्कि ज़ेनजिन के मूत्र का भी सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन किया। माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि आपकी चोटें अच्छे से ठीक हो गई हैं। आप आराम से पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको खाते समय सतर्क रहने की जरूरत है, ज़ीदी ने रिपोर्ट की। ज़ेनजिन ने सिर हिलाया और उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। मानव पाचन तंत्र उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मूत्र तंत्र। ज़ेनजिन पाचन और मूत्र संबंधी समस्याओं के बजाय अपनी दोनों बाहें खोना पसंद करता। एक बाह खोना असुविधाजनक था, लेकिन पाचन और मूत्र कार्यों का टूटना किसी के जीवन को खतरे में डाल देता। रात होने पर ज़ेनजिन ने आखिरकार कुछ खाया। कच्चा राशन और शब्द स्वादिष्ट एक दूसरे से नहीं जोड़े जा सकते थे, लेकिन ज़ेनजिन उन्हें खाकर संतुष्ट था और आनंदित भी महसूस कर रहा था। सच कहूं तो किशोर इतना भूखा था कि वो एक पूरी गाय खा सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका। जैसे उसने पानी पिया था, वैसे ही उसने पहली बार थोड़ा ही खाया। अगले दिन जागने पर उसने खुद को थोड़ा मजबूत महसूस किया और थोड़ा खड़ा हो सका। हालांकि वो अभी भी चलने में असमर्थ था। कोई डिज़ीनेस नहीं थी, केवल ताकत की कमी थी। उसे भ्रम हुआ कि उसकी बाहें बहुत भारी और असहनीय थीं। युवक ने खुद को मजबूर नहीं किया। बुद्धिमत्ता और धैर्य एक टेम्पलार नाइट का नैतिक कोड थे। उसने सुबह थोड़ा खाया और दोपहर में और भी अधिक खाया। अंत में रात में वो मल त्यागने में सफल रहा। हालांकि ज़ीदी मदद करना चाहती थी, लेकिन ज़ेनजिन ने इसे स्वयं करने पर जोर दिया। ज़ीदी ने ज़ेनजिन के मल का अवलोकन करने के बाद खुशी से कहा, मेरे लॉर्ड, आपका शरीर महान है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस तरह का बॉडी एसेंस बिल्कुल भी सिल्वर लेवल पर नहीं है। ज़ीदी ने ज़ेनजिन को निहारा। उसकी बैंगनी आंखें तेजी से चमक रही थीं। तीसरे दिन की सुबह ज़ेनजिन धीरे धीरे जागा। वहाँ शांति थी। कल रात उसने अच्छा आराम किया था। उसका शरीर अब कठोर चट्टान पर नहीं लेटा था, बल्कि अब टहनियों और पत्तियों की एक फ्लफी लेयर पर था। ज़ीदी इन्हें विशेष रूप से ज़ेनजिन के लिए लाई थी। अपनी फियांसे के बारे में सोचकर ज़ेनजिन का दिल गर्म हो गया, लेकिन ज़ीदी पास नहीं थी। कल रात ज़ीदी ने उसे जो प्रस्ताव दिया था उसके बारे में सोचते हुए वो ये जांचने के लिए ज़ेनजिन के खून का थोड़ा हिस्सा निकालना चाहती थी कि क्या कोई फायर पॉइजन बचा है, और शायद ज़ेनजिन के वास्तविक कल्टिवेशन लेवल के रहस्य को सुलझा सके। ज़ेनजिन राजी हो गया था। ये लड़की, क्या वो देर रात तक जागने के बाद भी आराम नहीं करेगी? ज़ेनजिन का चेहरा उतर गया और उसका दिल चिंता से भर गया। हालांकि वो सो रहा था, फिर भी उसे विश्वास था अगर हवा भी चलती तो वो तुरंत उसका पता लगा लेता। ज़ेनजिन ने एक तरफ घास के फ्लफी पाइल को देखा। इसके इस्तेमाल होने का कोई संकेत नहीं था। ज़ेनजिन को यकीन था कि ज़ीदी कल रात यहाँ नहीं सोई थी। वो गुफा की गहराई में चली गई थी और वापस बाहर नहीं आई थी। ज़ेनजिन उठा और गुफा की गहराई में चला गया। गुफा की गहराई में ज़ीदी ने एक अस्थायी पोशन मेकिंग फार्मास्यूटिकल स्पेस व्यवस्थित किया था। चूंकि ज़ेनजिन पिछले 2 दिनों से ठीक हो रहा था, वो शायद ही कभी बाहर जाती थी। यहाँ तक कि बाहर जाते समय भी ये केवल गुफा के मुहाने के आसपास ही होता था। इस दौरान ज़ेनजिन की देखभाल करने के अलावा वो पोशंस के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। ज़ेनजिन अंदर गया और बिना किसी आश्चर्य के उसने ज़ीदी को कुछ छेदों के बीच बैठे देखा। ये छेद बड़े और छोटे दोनों थे। बड़े छेदों में बहुत सारा बीस्ट ब्लड, बोन्स, फर आदि था, जबकि छोटे छेदों में तरह तरह के लंगों के पोशंस थे। मेरे लॉर्ड, आप जाग गए? हलचल की आवाज़ सुनकर ज़ीदी मुड़ी और ज़ेनजिन को देखा, लेकिन उठी नहीं। उसके हाथ लगातार चल रहे थे क्योंकि वो पोशंस मिला रही थी। कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करें मेरे लॉर्ड, मैं एक पोशन बनाने के बीच में हूँ। ज़ीदी ने अपने हाथ में कांच की बोतल घुमाई, साथ ही उसकी उंगलियां लगातार सामग्री छिड़क रही थीं। ये कांच की बोतल एक वयस्क की उंगली के आकार की थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें भालू का खून है और ये रंग में गहरा लाल दिखाई दे रही थी। रेत के दाने जैसी सामग्री पोशन में मिल गई और कांच के किनारे चिपक गई। ज़ीदी ने बोतल
बोतल को करीब से देखा और कभी-कभी कुछ और दाने मिलाए। उसने कभी-कभी छेद से थोड़ा भालू का खून निकाला और उसे बोतल में डाल दिया। अंत में जैसे ही एक प्रकार का संतुलन प्राप्त हुआ, किनारे पर चिपके दाने पोषण में पूरी तरह से घुल गए। जीदी ने धीरे से सिर हिलाया और उसने संतुष्टि के साथ बोतल को बंद कर दिया और उसे पास में एक लकड़ी के शेल्फ पर रख दिया। लकड़ी का शेल्फ खुरदुरी सूखी टहनियों से बनाया गया था और बोतलों से लगभग भरा हुआ था। ज़ेनजिन ने इन जंगली पोषण से भरी कांच की बोतलों को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या आपने कल रात पूरी यही पोशंस मिलाने में बिताई? क्या आप इससे थक नहीं गई हैं? मेरी चिंता के लिए धन्यवाद मेरे लॉर्ड। जीदी मुस्कुराई और तुरंत समझाया, अगर मैं इसे अभी उपयोग नहीं करती तो भालू का खून अपनी प्रभावशीलता खो देगा। ये फर्स्ट क्लास मटेरियल्स है। अफसोस की बात है कि मेरे पास आवश्यक रिफाइनिंग टूल्स हाथ में नहीं है। ये भालू का खून सिल्वर लेवल का था। केवल वाइल्ड पोशंस बनाना बहुत व्यर्थ है। अधिकतर मैजिकल मटेरियल समय के प्रति संवेदनशील होते हैं। समय सीमा बीतने के बाद सामग्रियों का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। ज़ेनजिन ने सिर हिलाया जीदी के प्रयासों को स्वीकार करते हुए। तुमने कड़ी मेहनत की है। जब वो बोल रहा था उसकी आंखें कांच की बोतलों से नहीं हटी। कितना अजीब है। उसे बोतलों से मीठी गंध महसूस हुई और उसके दिल की गहराई से भालू का खून पीने की इच्छा पैदा हुई। मैं इतना भूखा क्यों हूँ? ज़ेनजिन ने उस अजीब भावना को दबाते हुए पूछा। सच तो यह है कि पिछले 2 दिनों में उसने भरपेट भोजन नहीं किया था। हालांकि वो जानता था कि उसकी रिकवरी अच्छी चल रही है, फिर भी वो बहुत अधिक खाने के प्रति सतर्क था। इस तरह भालू और तेंदुए का खून पूरी तरह से खत्म हो गया। अगला काम मांस को प्रोसेस करना था। जीदी ने अपने होंठ चाटे। लंबे और कठिन काम के बाद उसका माथा पसीने से ढका हुआ था। जीदी ने एक बड़े छेद से जानवर का एक टुकड़ा निकाला और उसे कुछ औषधीय जड़ी बूटियों से ढक दिया। फिर उसने अपने बैग से एक पोशन निकाली और धीरे धीरे उसे मांस के ऊपर डाला। ये पोशन कांच की बोतल में नहीं रखी गई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये ब्लैक आयरन वुड से बनी हुई है। हालांकि उसने तरल का केवल छोटा सा हिस्सा डाला, फिर भी वो तीखी गंध के साथ जल्दी से फैल गया। सिज, संक्षारण आवाज के साथ वो भरा हुआ जानवर का मांस सिकुड़कर सूख गया। जीदी ने फिर मांस फाड़ा और उसे फाड़ती रही। मांस कटा हुआ मांस बन गया और उसे निचोड़कर राव सॉन्ग बना दिया गया। 2 दिन के बाद ज़ेनजिन ने आखिरकार राशन के अलावा कुछ और खाया। उसने जो कुछ भी खाया उसमें से अधिकांश ये मांस का राव सॉन्ग था। उन्होंने आग नहीं जलाई। एक तरफ उन्होंने फायर पॉइजन से पीड़ित होने का सबक सीखा था और आग जलाने के प्रति सतर्क थे। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी और जहरीले धुएं के संभावित निर्माण के कारण गुफा आग जलाने के लिए सुविधाजनक नहीं थी। हालांकि प्रोसेस्ड राव सॉन्ग स्वादिष्ट नहीं था, फिर भी ये पौष्टिक था और इस प्रक्रिया ने मांस में किसी भी बैक्टीरिया या जहर को मार डाला था। ये टॉप क्लास मैजिकल मटेरियल्स है। कहीं और ये बहुत सारे सोने में बिकते। बड़े अफसोस की बात है। अगर मुझे सबसे साधारण क्रूसिबल भी मिल जाए तो अच्छा होगा। जीदी ने खेदपूर्वक अपना सिर हिलाया। ज़ेनजिन ने हंसा। उसने जीदी को पूरी रात काम करने के बाद आराम करने की सलाह नहीं दी, बल्कि उसके बगल में बैठ गया। क्या मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? जीदी मुस्कुराई। चूंकि आपने पूछा मेरे लॉर्ड, मैं आपकी विनम्रता को अस्वीकार नहीं कर सकती। जीदी ने फिर सावधानी से डालना शुरू किया। जैसे ही ज़ेनजिन ने मांस फाड़ा, जिससे और भी ज्यादा राव सॉन्ग बन गया। एक साथ काम करने से उनकी कार्यकुशलता बढ़ गई। कुछ देर तक साथ काम करने के बाद ज़ेनजिन ने कोने में कुछ छेद पाए, जहां मल और मूत्र जमा था जो उसने पिछले कुछ दिनों में त्यागा था। मैं आपके शरीर की स्थिति निर्धारित करने के लिए उनकी जांच कर रही थी, जीदी ने एक सपाट लहजे में कहा। बड़े अफसोस की बात है, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को मापने में असमर्थ रही। एक और कारण ये था कि मैं उस पोषण का विश्लेषण और उसे फिर से बनाना चाहती थी। अगर इसने वास्तव में आपको ठीक किया है मेरे लॉर्ड, तो इसके पोषण फॉर्मूला का मूल्य बहुत बड़ा होगा। क्या इतने अध्ययनशील दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को वास्तव में एक मेज होना चाहिए? ज़ेनजिन मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने अनुमोदन के साथ कहा, क्या आपको अपने काम से कुछ हासिल हुआ? जीदी ने आह भरी। उसका भाव उदास था। हमारी विकट स्थिति के दौरान मैं कई महत्वपूर्ण कदमों में अंतर्ज्ञान पर चली गई। मैं उन सभी जड़ी बूटियों को याद नहीं रख सकती जिनका मैंने उपयोग किया था। उस पोषण को फिर से बनाना असंभव है। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने भालू के खून और अयस्क को मिलाकर 2 पोशंस बनाए। एक कंबस्टन एजेंट है, दूसरा फ्लेम रिटार्डेंट है। ज़ेनजिन ने सिर हिलाया और उसने जीदी के पूरे मांस को प्रोसेस करने में मदद की। उसने जीदी के कंधे को थपथपाया और सुझाव दिया, चलो थोड़ा खाते हैं। दोनों ने कुछ राशन, कुछ राव सॉन्ग और थोड़ा पानी पिया। पानी गुनगुना था। आग नहीं जलाने के बावजूद वे फिर भी अयस्क से गर्म थे। इस वातावरण और इन परिस्थितियों में पानी पीने से बड़ी राहत मिली। जैसे ही गुनगुना पानी उनके गले से नीचे उतरा और उनके पेट में गया, उनकी आत्माएं पूरी तरह से शांत और सुखी हो गई। वर्तमान भोजन पर्याप्त था और पानी प्रचुर मात्रा में था। दोनों मितव्ययी थे और पानी के कुछ घूंट पीने के बाद ज़ेनजिन में बात करना शुरू किया।
मुझे अपने बारे में बताओ जीदी। जीदी ने सिर हिलाया। मैं निस्संदेह आपकी फियांसे हूँ मेरे लॉर्ड। तो आप किस क्लैन से हैं? आपके क्लैन का क्षेत्र कहाँ है? जीदी कड़वाहट से हंसी। मेरे लॉर्ड, आप मुझे बहुत अधिक आंकते हैं। मैं वास्तव में कोई कुलीन नहीं हूँ, मैं एक पुराने व्यापारिक क्लैन से हूँ। जेंजिन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुलीन लगभग हमेशा दूसरे कुलीनों से ही शादी करते थे। कुछ कुलीन अपनी वंशावली को शुद्ध रखने के लिए रिश्तेदारों से शादी करते थे। तो क्या आपके शरीर ने किसी उच्च ब्लड लाइन को जगाया है? जेंजिन ने फिर पूछा। ये एक संभावना थी। हालांकि कुलीनों की आमतौर पर केवल एक पत्नी होती थी, लेकिन उनकी कई रखेले होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नाजायज बच्चे हो सकते थे। केवल वंशावली चार्ट के आधार पर रक्त रेखाओं की पुष्टि करना कठिन था। ऐतिहासिक रूप से निचले वर्ग के कुलीनों की कोई कमी नहीं थी जिनके पास उच्च ब्लड लाइन्स थीं। यहाँ तक कि आम लोगों के बच्चे भी आश्चर्यजनक क्षमता के साथ उभर सकते थे। उनकी उत्पत्ति किसी कुलीन की उच्च ब्लड लाइन से जुड़ी हो सकती थी। कई मामलों में ये शक्तिशाली ब्लड लाइन्स उन कुलीनों को आकर्षित करती थीं जो उन्हें अपने क्लान में मिलाना चाहते थे। लेकिन जीदी में फिर एक बार अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है मेरे लॉर्ड। मेरी ब्लड लाइन साधारण है। वास्तव में ब्लैक आयरन लेवल ही मेरी क्षमता की सीमा है। मैं कोई कुलीन नहीं हूँ। मेरे पूर्वज कुलीन नहीं है। मेरे पिता विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस के अध्यक्ष हैं। अब मेरी बारी है पूरे मर्चेंट अलायंस को चलाने की। विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस, ये नाम कुछ परिचित सा लगता है। एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? जेंजिन की यादों में विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस के बारे में थोड़ी जानकारी थी। इंसानों के पूर्वज एम्परर शेंगमिंग के साम्राज्य में 6 बड़े मर्चेंट गिल्ड्स थे। ये 6 बहुत पहले बने थे और इनमें से हर एक बहुत बड़ा था, जिसे नोबिलिटी का सहारा मिला हुआ था। उनका फैला हुआ कारोबार पहाड़ों, जंगलों, पानी और रेगिस्तानों तक पहुंचा हुआ था। इन 6 मर्चेंट गिल्ड्स के नीचे बहुत से दूसरे भी थे। पिछले 100 सालों में एक बिजनेस के जादू की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और टॉप के 6 के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। ये विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस था। विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस ने बहुत से छोटे गिल्ड्स को अपने में मिला लिया था। अलग अलग दुकानें और यहाँ तक कि अकेले काम करने वाले मर्चेंट्स भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार थे। मिडिल और लोअर मार्केट्स पर इस गिल्ड का बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन क्योंकि अपर मार्केट्स में उनकी कोई जगह नहीं थी, शेंगमिंग एम्पायर के नोबल्स उनके फायदों में दखल देते थे। विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस को दबाया गया और गिल्ड की प्रेसिडेंट की घोड़े से गिरने के एक्सीडेंट में मौत हो गई। गिल्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनकी दौलत नोबल्स के बीच बांट दी गई। मेरे पिता के एक्सीडेंट के बाद सिर्फ मैं ही उनकी बेटी बची थी। मैं हार नहीं मानना चाहती थी। अगर मेरे पिता, उनके पिता और कई पीढ़ियों की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाती तो मैं सच में सबसे बेकार औलाद होती। बहुत से मर्चेंट एल्डर्स भी हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए वे सब मेरे साथ खड़े हो गए। भले ही हमारे पास बहुत पैसा था, लेकिन हम ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरे पिता की मौत ने मुझे ये समझा दिया कि मुझे साम्राज्य की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना होगा। हमारा मर्चेंट अलायंस पहले जिस तरह से बढ़ा था, वो सिर्फ पैसा जमा कर रहा था और नोबल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हम जितना ज़्यादा पैसा जमा करते थे, उतने ही ज़्यादा खतरे को बुलावा देते थे, जो इसे ख़त्म होने की तरफ ले जा रहा था। एल्डर्स और मैंने एक सही साथी ढूंढने के लिए बहुत सोच समझ कर काम किया। तभी मेरी मुलाकात आपसे हुई, माय लॉर्ड। जैसे ही जेंजिन को समझ आया कि क्या हुआ था, उसके दिमाग में मानो बिजली कौंध गई। भले ही जेंजिन को कम याद था, लेकिन उसे पता था कि बाई जेन क्लैन दक्षिणी नोबल्स में से था। एम्परर शेंगमिंग ने इंसानों की सारी पुरखों वाली ज़मीन को एक कर दिया था और उसका नाम शेंगमिंग कॉन्टिनेंट रखा था। महाद्वीप को एक करने के लिए जीत का आखिरी हिस्सा दक्षिण को अपने में मिलाना था। उनका सबसे अहम हमला फर नाइट्स को पूरी तरह खत्म करना था। जब शेंगमिंग की शाही फौज पहाड़ों में फंस गई तो उनकी जीत की राह रुक सी गई। बहुत से दक्षिणी नोबल्स जिन्होंने हार मान ली थी, उन्हें इस रुकावट में उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने चोरी छिपे उन दक्षिणी नोबल से बात की जो अभी भी मुकाबला कर रहे थे, और उनके बीच एक समझौता हो गया। जब टेम्पलर नाइट्स की 5th लीजन लड़ाई से उबरने के लिए मोर्चे से पीछे हटी तो गद्दार दक्षिणी नोबल्स ने उन पर अचानक हमला कर दिया। फर नाइट्स दक्षिणी नोबल्स के गठबंधन की सबसे बड़ी रेजिमेंट थी। उन्हें 5th लीजन को खत्म करना था, लेकिन टेम्पलर नाइट्स की मदद के लिए आई फौजों ने उन्हें हरा दिया। फर नाइट्स की बुरी तरह हार हुई और दक्षिणी नोबल्स ने तुरंत और फौजें भेजी। इसके नतीजे में उस रक्षा की दीवार में एक जगह बन गई जिसे पहले भेदना नामुमकिन था। साम्राज्य ने बहुत तेजी से जवाब दिया और मोर्चे की फौजों ने मिलकर सेना भेजी और एक ऐसा हमला किया जिसने दक्षिणी नोबल्स की रक्षा लाइन को पूरी तरह तोड़ दिया।
इस हार की वजह से दक्षिणी नोबल्स में अब शाही फौज का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं बची थी। या तो वे लड़ाई में मारे गए या हार मान ली। जिन दक्षिणी नोबल्स ने गद्दारी की थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया। बाइजेन क्लैन भी उनमें शामिल था। उस वक्त बाइजेन क्लैन का एक बड़ा हिस्सा फर नाइट्स का हिस्सा था। भले ही बाइजेन क्लैन इस सफाई से बच गया, लेकिन उसका इलाका, दौलत और फौज बहुत कम हो गई। इसके अलावा उन्हें साम्राज्य के हर नोबल द्वारा दबाया गया और समाज से बाहर निकाल दिया गया। जाहिर है कि बाइजेन क्लैन गरीबी में रहने को तैयार नहीं था। एक तरफ उसने अपने जैसी हालत वाले दूसरे क्लैंस को इकट्ठा करके एक गठबंधन बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ उसने साम्राज्य के ऊंचे समाज में घुसने की कोशिशें शुरू की। जेनजिन का पवित्र टेम्पलार नाइट्स में शामिल होना उन्हीं में से एक कामयाबी थी। टेम्पलार नाइट्स शाही फौजों के सबसे बड़े हथियार थे। वे सीधे एम्परर शेंगमिंग के नीचे काम करते थे और उनकी सेनाओं की कमान खुद संभालते थे। हर टेम्पलार नाइट शेंगमिंग में मानता था और अपनी वफादारी सिर्फ उन्हीं को देता था। वे बहुत ज़्यादा वफादार थे, इसलिए उन्हें सम्राट का भरोसा हासिल था। आमतौर पर साम्राज्य के नोबल्स शायद ही कभी अपने बच्चों को टेम्पलार नाइट्स में भेजते थे। अपने बच्चों को सम्राट की सेवा में भेजने का मतलब एक एहसान फरामोश को पालना था। नोबल्स सिर्फ फायदे में यकीन रखते थे और ज़्यादातर वक्त क्लैन का फायदा हर चीज़ से ऊपर होता था। सम्राट के दरबार से जुड़े छोटे और मझले नोबल्स और सम्राट से जुड़े बड़े नोबल्स काबिल बच्चों को टेम्पलार नाइट्स में शामिल होने के लिए चुनते थे। बाइजेन क्लैन के इकलौते वारिस होने के नाते जेनजिन सम्राट शेंगमिंग को एक सच्ची भेंट के तौर पर टेम्पलार नाइट्स में शामिल हुए। इस चाल ने बाइजेन क्लैन पर बाहर से पड़ने वाले दबाव को कम करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ये तो होना ही था कि टेम्पलार नाइट्स के अंदर जेनजिन को दबाया गया और अकेला किया गया। आखिर उस लड़ाई में फर नाइट्स ने टेम्पलार की 5th लीजन को लगभग खत्म कर दिया था। और नोबल्स में ऐसा कौन था जिसके रिश्तेदार वहां न हो? जेनजिन और उसके साथी टेम्पलार केनीज के बीच एक पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। वारिस को टेम्पलार नाइट्स में भेजना एक समझदारी भरा काम था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लैन के फायदे के लिए सम्राट के गुट पर पूरी तरह भरोसा करना जरूरी था। जेनजिन ने अपने पिता को याद किया और ये साफ था कि उस उम्रदराज आदमी में एक पक्के लीडर की सूझबूझ थी। बाइजेन क्लैन के इकलौते वारिस होने के नाते दबाया जाना और अकेला किया जाना तय था, इसलिए मैंने इसे चुपचाप सहा। जेनजिन को अपनी दूसरी याद आई। उसे याद आया कि क्विंग कुई ने उसे डराने की शुरुआत की और जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें पैदा की। उसकी वजह समझी जा सकती थी। शायद उसके रिश्तेदार 5th लीजन में मारे गए थे। जहाँ तक जेनजिन के अपने कामों की बात है, उन पर भी राय बनाई जा सकती है। भले ही उसकी काबिलियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सबसे अलग नहीं दिखना चाहता था। इसके बजाय उसने अपनी खूबियों को छिपाया और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। वो आमतौर पर खुद को बचाकर रखता था ताकि उन दुश्मनों से बच सके जो उसे राजनीति के जरिए दबाना चाहते थे, यहाँ तक कि उसे मारना चाहते थे। वो टेम्पलार नाइट दुश्मन बनाने के लिए नहीं, बल्कि सम्राट के गुट में साथी ढूंढने के लिए बना था। क्लैन के होने वाले लीडर के तौर पर उसका मकसद मेल जोल यानी डिप्लोमेसी बढ़ाना था। फौज में दोस्ती के बहुत से मौके थे। जब बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था तो टेम्पलार नाइट्स एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते थे। जिंदगी और मौत के ये तजुर्बे पुरानी दुश्मनी को ख़त्म कर देते थे। इस तरह बाइजेन क्लैन अपनी राजनैतिक मुश्किलों से खुद को आज़ाद कर सकता था और सम्राट के करीबियों में शामिल हो सकता था। लेकिन बाइजेन क्लैन अभी बस शुरू ही हुआ था और माना जाता था कि वो अभी भी बहुत बुरी हालत में है। वे अपनी इलाके और दौलत को कैसे बढ़ाते या अपने क्लैन की ताकत को कैसे मजबूत करते? इंसानों का महाद्वीप पहले ही एम्परर शेंगमिंग द्वारा एक कर दिया गया था। यहाँ ज़्यादा मौके नहीं थे। इंसानों द्वारा बीस्टमैन के महाद्वीप पर हमले ने बहुत से नोबल क्लैंस के इलाकों को बढ़ा दिया था और फौज में नाम कमाने का ये सबसे अच्छा मौका था। व्हाइट सैंड शहर बाइजेन क्लैन के लिए एक मौका था, इसलिए जेनजिन को शहर पर कब्जे के मुकाबले के लिए भेजा गया था। जी का यही मानना था। विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस के ताकतवर नोबल्स के बीच बंट जाने और प्रेसिडेंट की मौत के बाद अगर एल्डर्स अपना सिर झुका सकते तो वे बहुत पहले ही उन नोबल्स के सामने हार मान चुके होते। ये एल्डर्स अपने सबसे बड़े दुश्मन नोबल्स के खिलाफ जी के पीछे एक हो गए। इस तरह जी सिर्फ सम्राट के गुट के किसी इंसान पर ही भरोसा कर सकती थी। उस गुट के ताकतवर लोगों ने जी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मर्चेंट अलायंस का बचा हुआ मात्र थी। शायद अगर विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस सलामत होता तो वे खुश होते, लेकिन अलायंस पहले ही बिखर चुका था। जिन लोगों के पास ठीक ठाक ताकत थी उन्हें भी कुछ चिंताएं थी। इन लोगों का ये ग्रुप और जी विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस का खास हिस्सा माना जाता था। इन्हें अपनाने का मतलब दूसरे ताकतवर नोबल से दुश्मनी मोल लेना था। खतरों के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। कम ताकतवर लोग जिनके पास अपना इलाका नहीं था, वे मर्चेंट अलायंस को अपने साथ नहीं रख सकते थे। साथ ही नई लीडर होने के नाते जी की अपनी कुछ चिंताएं थीं। वो अब भरोसे के लिए किसी बहुत ताकतवर नोबल को नहीं चुन सकती थी। आखिर वो सिर्फ एक आयरन लेवल की मजिशियन थी। किसी ताकतवर नोबल के साथ काम करने का मतलब ज़्यादातर यही होता कि विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस को हड़प लिया जाता।
बहुत सोचने के बाद जीदी ने बाइजेन क्लैन को चुना। बाइजेन क्लैन के मौजूदा मुखिया एक ताकतवर आदमी थे जिनका कल्टीवेशन गोल्ड लेवल का था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही अपना दायां हाथ खो दिया था। बाइजेन क्लैन का भी एक बहुत बड़ा और पुराना दक्षिणी नोबल खानदान था। दबाए जाने और अकेले किए जाने के बाद वे साम्राज्य पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आजकल उनकी जगह पक्की नहीं थी और उन्हें आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत थी। बाइजेन क्लैन से उनके इलाके छीन लिए गए थे और उनके पास कुदरती संसाधनों की कमी थी। साथ ही आसपास के इलाकों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। इसलिए बाइजेन क्लैन को विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस के ताल्लुकात की ज़रूरत किसी और क्लैन से ज़्यादा थी। सबसे अहम बात यह थी कि बाइजेन क्लैन कीमत चुकाने को तैयार था और उन्होंने मर्चेंट अलायंस के साथ परिवार के वारिस की शादी का वादा करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। समझौते के बाद सगाई की रस्म हुई और इसकी खबर हर तरफ फैल गई। इन सब वजहों से जेनजिन और जीदी का ये कुंवारा जोड़ा बना। उन दोनों की अपनी परेशानियां थी, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। ये सिर्फ उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, बल्कि उन ताकतों की भी थी जो उनके पीछे थीं। वरना जेनजिन जैसा एक बड़ा नोबल इतने मामूली ब्लड लाइन वाली औरत से सगाई क्यों करता। बाइजेन क्लैन के इकलौते वारिस होने के नाते पहले मैं टेम्पलार नाइट्स में शामिल हुआ और अब व्हाइट सैंड्स शहर जा रहा हूँ, लड़ाई के मोर्चे पर। मौत का खतरा बहुत ज्यादा था। ये एक जुआ था। विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस का भी यही हाल है। हम दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। हैरानी की बात नहीं है कि जीदी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। इन उलझे हुए कारणों को समझते हुए जेनजिन के मन में बहुत सी बातें आईं। अपने सामने खड़ी लड़की को दोबारा देखते हुए जेनजिन का दिल उसके और करीब हो गया। जेनजिन को इस फायदे वाले गठबंधन से नफरत नहीं थी, बल्कि उसने इसे सही माना। फायदे वाला ये गठबंधन प्यार से ज्यादा भरोसेमंद था। इसके अलावा प्यार तो बाद में भी बढ़ाया जा सकता था। इस शादी के रिश्ते के अलावा जेनजिन समझ गया कि आने वाले वक्त में जीदी उसकी सबसे भरोसेमंद साथी होगी। जीदी आगे बोली, हम जहां से बीस्टमैन महाद्वीप और व्हाइट सैंड्स शहर के मालिक के मुकाबले के लिए जा रहे थे, तभी अचानक हमारा जहाज इस आइलैंड पर टूट गया। जेनजिन खुद से बुदबुदाया, तो अब हमें न सिर्फ जिंदा रहना है और भागना है, बल्कि और ज्यादा साथी भी इकट्ठे करने हैं। जीदी मैं अपने साथ कितनी फौज और भरोसेमंद नौकर लाया था? इस सवाल पर जीदी हिचकिचाई। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, माय लॉर्ड, आप बायशाह शहर की दावेदारी के लिए पूरी तरह काबिल हैं। आपकी ताकत और हुनर भी किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा है। जब हम निकले थे तो हमने विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस की मुख्य ताकत को साथ लिया था और 2 नामी मर्सनरी कॉर्प्स को किराए पर लिया था। जेनजिन चौंक गया। उसने सुना, उसके पास कोई भी नौकर, फौज या यहाँ तक कि कोई कमांडर भी नहीं था। बिना किसी दूसरे रास्ते के वो सिर्फ विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस की ताकत और उन 2 मर्सनरी कॉर्प्स पर ही भरोसा कर सकता था। ये बहुत शर्म की बात थी। एक नोबल का इकलौता वारिस होने के नाते वो आने वाले वक्त में मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। किराए के मर्सनरीज के मुकाबले ऐसा लग रहा था कि विस्टीरिया मर्चेंट अलायंस की ताकत ही जिनजिन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्या बाइजेन क्लैन इतना नीचे गिर गया है? ये तो माफ़ी के लायक नहीं है कि क्लैन का एक भी नौकर साथ नहीं है। इस अजीब हालत ने जिनजिन को परेशान कर दिया। जिदी ने समझाया, सच में हमारे पास आपके क्लैन से भेजे गए कुछ लोग थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उन पर अचानक हमला किया और वे सब मारे गए। उसी वक्त बाइजेन क्लैन के इलाके में गॉब्लिन्स और ओगर्स भी बार बार दिखाई देने लगे थे। हमें डर था कि दूसरे दावेदार व्हाइट सैंड सिटी पहले पहुंच जाएंगे और पहले पहुंचने का फायदा उठा लेंगे। इसीलिए हमने वहां रुकने का नाटक किया और चोरी छुपे हॉग्स किस नाम के जहाज पर समंदर के लिए निकल गए। जिनजिन की आंखें सिकुड़ गई और वो गुस्से में बोला, लगता है व्हाइट सैंड सिटी का मालिक बनने का मुकाबला बहुत कड़ा है। ये सोचना कि नोबल्स की एक खास फौज को रास्ते में तथाकथित डाकुओं द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। आजकल बाइजेन क्लैन का इलाका बहुत दूर अंदरूनी हिस्सों में था। वहां गॉब्लिन्स और ओगर्स कैसे जिंदा रह सकते हैं? जब जिनजिन कुछ सोच रहा था, उसने दोबारा पूछा, मैं किसके खिलाफ मुकाबला कर रहा हूँ? क्या वे भी हमारे साथ उसी जहाज पर है? जिदी ने अपना सिर हिलाया। 2 और लोग हैं, वे सब आपके साथ ही हैं और उन्होंने हमारे जहाज पर सफर नहीं किया था। जिनजिन कुछ नहीं बोला, वो सोचने लगा। इस जवाब का मतलब था कि आइलैंड पर उनका सामना बुरी नीयत वाले किसी दावेदार से नहीं होगा, लेकिन साथ ही ये बहुत मुमकिन था कि जहाज के टूटने में किसी दावेदार का हाथ हो। जिद्दी जल्द ही बोली, लेकिन माय लॉर्ड, हमने जाशा नाम के एक मंदिर के पुजारी प्रीस्ट के साथ सफर किया था। वे शहर के मालिक के मुकाबले के जज थे। बहुत मुमकिन है कि वे अभी भी जिंदा हों। उस हालत में शायद हम उन्हें ढूंढ सके और उनकी मदद कर सके ताकि नतीजा हमारे हक में रहे। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह का वक्त था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। सूरज तेज चमक रहा था और उसकी रोशनी पेड़ों की घनी टहनियों के छोटे छोटे छेदों से होकर आ रही थी, जो जंगल में भरी हल्की धुंध को चीर रही थी। एक जवान जोड़ा अगल बगल खड़ा था और उनके मन में गुफा को लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं। वो सुनहरे बालों वाला और गोरे रंग का लड़का सेहतमंद, चौकन्ना और जोश से भरा लग रहा था।
लड़की ने बैंगनी रंग का हुड वाला चोगा पहना था, जिससे उसके काले बाल बाहर निकल रहे थे। उसकी स्किन का रंग गेहुआ था, वो बहुत नाजुक दिखती थी और उसकी बैंगनी आंखें खास तौर पर खूबसूरत थीं, जो किसी हीरे की तरह चमक रही थीं। वे ज़ेनजिन और ज़ीदी थे। कुछ दिन पहले ये दोनों फायर पॉइजन बीज के पीछे पड़ने की वजह से यहाँ भाग कर आए थे। मौत से लड़ने के बाद वे खुशकिस्मत थे कि जिंदा बचे। बाद में वे ठीक होने के लिए गुफा में ही रुके। ये गुफा उनका कुछ समय के लिए कैंप बन गई और उन्हें चैन की सांस लेने का मौका मिला। पर भले ही गुफा में गर्माहट थी, पर वो घर नहीं था। चलो चलते हैं। ज़ेनजिन ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाने से पहले आखिरी बार गुफा को देखा। ज़ीदी उसके पीछे पीछे चल दी। उनकी हालत वैसी नहीं थी जैसी तब थी जब वे यहाँ भाग कर आए थे। अब दोनों की पीठ पर बड़े बैग थे। इन बैगों में बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ, राव सॉन्ग और ओर थे। इसके साथ ही उनमें कुछ भाले और छोटे जैवलिन्स भी थे। ज़ेनजिन की तलवार कैंप फायर के पास खो गई थी। उसका बचा हुआ डैगर तब टूट गया जब वो मंकी बेर से लड़ा था। इसलिए पिछले कुछ दिनों से ज़ीदी और ज़ेनजिन ने मिलकर कुछ भाले और छोटे जैवलिन बनाए थे। भाले करीब 1.8 मीटर लंबे थे, जबकि छोटे जावलिन 1.5 मीटर के थे। भाले पकड़कर लड़ने के लिए थे, जबकि छोटे जावलिन फेंकने के लिए थे। ये हथियार गुफा के पास वाले पेड़ों से बनाए गए थे। ये पेड़ आयरन वुड जैसे थे और लोहे की तरह सख्त थे। अकेले ज़ेनजिन के लिए इतने नुकीले भाले बनाने में बहुत वक्त और ताकत लगती। ऐसे में ज़ीदी की कोरोसिव पोशंस ने इन्हें बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। असली स्टील की तलवारों के मुकाबले इन नुकीले भालों की कीमत कम थी। वे चाहे कितने भी नुकीले या मजबूत हों, फिर भी वे स्टील की तलवार से कमज़ोर ही रहेंगे। पर कोई और रास्ता नहीं था। अभी ज़ेनजिन के पास हथियारों की बहुत कमी थी। बस एक सही डैगर बचा था, जो ज़ीदी के हाथ में था। निकलने से पहले ज़ीदी वो डैगर ज़ेनजिन को देना चाहती थी, पर उसने मना कर दिया। ज़ीदी का डैगर खास था क्योंकि वो चीज़ों को तैयार करने के काम आता था। ज़ीदी को इसका इस्तेमाल पोशंस बनाने के लिए करना था। किसी खतरे के वक्त ज़ीदी इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए भी कर सकती थी। इस जंगल में ज़ेनजिन चाहे भी तो उसे पूरी तरह नहीं बचा सकता था। इसलिए ज़ीदी को खुद को बचाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत थी। एक और वजह ये थी कि ये छोटा डैगर ज़ेनजिन के लिए ज़्यादा काम का नहीं था। मंकी बेर के पंजों की बात करें तो उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। पर अजीब बात ये थी कि जैसे ही पंजों को भालू से अलग किया गया, वे राख बनकर बिखर गए। उनके पास ना सिर्फ हथियारों की बल्कि बचाव के सामान की भी कमी थी। ज़ीदी ने एक एप्रेंटिस रोब पहना था, जिसमें बचाव के लिए मामूली जादू था। खूंखार जानवरों के हमले के सामने वे बहुत कमज़ोर थे। भालू से लड़ाई के बाद ज़ेनजिन ने अपने आर्म गार्ड्स उतार दिए थे। भालू से लड़ते वक्त उन्होंने उसके बचाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके बिना शायद ज़ेनजिन अपने हाथ खो देता। कुल मिलाकर वे आर्म गार्ड्स बुरी तरह पिचक गए थे और एक तो लगभग फट ही गया था, जिसे बस पिघलाकर दोबारा बनाया जा सकता था। ज़ेनजिन के पास हेलमेट भी नहीं था, बस उसकी चेन मेल ही थी जो उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। ज़ेनजिन रास्ता देखने के लिए आगे आगे चल रहा था। ज़ीदी सबसे पीछे थी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। उनका पहला मकसद उस कैंप फायर को ढूंढना था जहां फायर पॉइजन बीज ने उन पर हमला किया था। ये फैसला बहुत सोच समझकर किया गया था। ज़ेनजिन ने अपनी लंबी तलवार वहीं खो दी थी। भले ही उस तलवार का इस्तेमाल करना आसान नहीं था, फिर भी उसकी अपनी बहुत बड़ी जगह थी। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि कैंप फायर पर वापस पहुंचकर ही ज़ीदी वो रास्ता ढूंढ सकती थी जिस पर गार्ड्स और छानबीन करने वाली टीम गई थी। इस रास्ते में कई रुकने की जगहें थीं जहां थोड़ा बहुत सामान छिपा कर रखा गया था। ज़ेनजिन और ज़ीदी की बचत की वजह से उनके पास खाना तो काफ़ी था, पर पानी बहुत कम था। ज़ेनजिन के होश आने के बाद के सफ़र में पानी की कुछ बोतलों के अलावा उन्हें पीने लायक पानी कहीं नहीं मिला। भले ही उन्होंने नदियाँ पार की थीं, पर पानी में डरावनी पाइथन वाइन्स छिपी रहती थीं। वहां से पानी पीना बहुत बड़ा खतरा था। गुफा के पास पानी और भी कम था। उनकी बोतलों में बहुत कम पानी बचा था। गुफा को जल्दी छोड़ने की ये बड़ी वजह थी। उनके चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे और ज़ीदी ने देखा कि वे जंगल में जितना अंदर जा रहे थे, पेड़ उतने ही ऊंचे और मोटे होते जा रहे थे। कुछ तो 60 मीटर तक ऊंचे थे। वे सच में आसमान को छू रहे थे। जंगल की धुंध में सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो बिखरकर उस सफ़ेद धुंध में मिल रही थी जो पूरे जंगल में फैली थी। धुंध में पेड़ों और फूलों की ताज़ा खुशबू भरी थी और चिड़ियों का एक झुंड पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था। कभी कभी 3 मीटर ऊपर किसी टहनी पर एक कठफोड़वा दिख जाता। उस पक्षी के चोंच मारने की आवाज़ से जंगल और भी शांत महसूस हो रहा था। देखते ही देखते वे जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए और हर तरफ पेड़ों से घिर गए। ज़ेनजिन और ज़ीदी रुक गए और निशान बनाने की तैयारी करने लगे। ज़ीदी एक पेड़ के पास गई और डैगर से उस पर निशान बना दिया। ज़ेनजिन ने भी जानवर की खाल निकाली और कोयले से उस पर मैप बनाने लगा। ये इसलिए था ताकि वे रास्ता न भटक जाएं। जंगल में रास्ता भटकना आसान था क्योंकि सारे पेड़ एक जैसे दिखते थे।
एल्व्स इस मामले में बहुत होशियार थे और कहा जाता था कि कोई भी एल्फ बच्चा अगर जंगल में भटक जाए तो वो रास्ता नहीं भटकेगा, जैसे जंगल ही उसका घर हो। रास्ता भटकने का अंजाम बहुत बुरा था। जंगल इंसानों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए रास्ता भटकना मौत की शुरुआत जैसा था। ये 14वीं बार था जब उसने मैप पर निशान बनाया था। खाल के बीच में कुछ छोटे शब्द रफ तरीके से लिखे थे। जैसे ही जेंजिन दोबारा आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। इतना लंबा चलने के बाद हिसाब से उसे वो निशान मिल जाने चाहिए थे जब वो जीदी के साथ यहाँ से भाग कर आया था, पर वहाँ कुछ नहीं था। आसपास का इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई आया ही ना हो। उनके गुजरने का कोई निशान नहीं था। जेंजिन बहुत सोच में था और पुरानी बातों को याद कर रहा था। उस रात उसने जीदी को पकड़ा हुआ था और वो पागलों की तरह भाग रहा था। क्योंकि वो एक इमरजेंसी थी, इसलिए उसने आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर उसकी सोच के हिसाब से गुफा ढूंढने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वक्त और रफ्तार के हिसाब से वो ज़्यादा दूर नहीं भागा था और कैंप फायर पास ही होना चाहिए था। इस तरफ चलते हैं, जेंजिन ने कहा। आगे बढ़ते हुए उसने बाईं तरफ जाने का फैसला किया। उसने बहुत ही बचकर और सावधानी वाली चाल चली। उसने गुफा को बीच में रखकर निशानों को ढूंढना शुरू किया। इसके फायदे साफ थे क्योंकि निशान छूटने की गुंजाइश बहुत कम थी। दोपहर तक सूरज अच्छी तरह चमक रहा था और जंगल की धुंध धीरे धीरे छट रही थी। भले ही जंगल अब काफी साफ दिख रहा था, पर उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसने मैप को देखा। हर थोड़ी दूर पर उसने जंगल का रिकॉर्ड बनाया था। मैप ने गुफा के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। इतनी बारीकी से ढूंढने के बाद भी निशान ना मिलना बहुत अजीब था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जीदी को समझ नहीं आ रहा था। ये जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। जहाँ वे पहले थे वो साफ तौर पर एक रेन फॉरेस्ट था। वो गीला, गर्म और उमस भरा था। जमीन पर झाड़ियां और उलझी हुई बेलें भरी हुई थीं। पर अब ये इलाका एक जंगल था। भले ही यहाँ अब भी पेड़ थे, पर ये पेड़ बिल्कुल सीधे थे। पेड़ों पर बेलें बहुत कम थीं और रेन फॉरेस्ट की तरह यहाँ झाड़ियां या फर्न्स नहीं थे। जेंजिन को ये पता चल गया था। उसने पहले सोचा था कि इस जंगल का घेरा छोटा होगा क्योंकि ये गुफा के पास था। गुफा की तपती हुई अयस्क ने आसपास से अलग माहौल बना दिया होगा, पर यह जंगल बहुत विशाल था, उन दोनों के अंदाजे से कहीं ज्यादा। रास्ते के हिसाब से इस आइलैंड का माहौल एक रेन फॉरेस्ट होना चाहिए, वही आम बात थी। उस वक्त जेंजिन को अच्छी तरह याद था कि जब वे रात में भाग रहे थे तो उनके चारों ओर रेन फॉरेस्ट ही था। वो काला तेंदुआ भी पक्का एक रेन फॉरेस्ट की टहनी से टकराया था। पर इसके ठीक बाद जीदी को गुफा मिली और उसने उसकी तरफ ध्यान दिलाया। जब मुझे गुफा मिली तो मैंने अपनी भागने की दिशा बदल ली थी। शायद उसी वक्त मैंने रेन फॉरेस्ट से इस जंगल में कदम रखा होगा। जेंजिन को यकीन था कि उसकी याददाश्त गलत नहीं थी, क्योंकि जीदी को भी यही याद था। उनकी याद के मुताबिक ये जंगल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ एक छोटा सा हिस्सा था। पर पूरी सुबह छानबीन करने के बाद ये अजीब सच उनके सामने आया जिसने उन्हें उलझन में डाल दिया। ये आइलैंड बहुत अजीब है। यहाँ जानवर बहुत तेजी से पैदा होते हैं और कहीं भी किसी भी तरह दिख जाते हैं। पेड़ पौधे भी बहुत खतरनाक हैं और ये ज़मीन खुद भी अजीब और डरावने तरीकों से बदल सकती है। जीदी बोल ही रही थी कि अचानक ऊपर ऊंचे पेड़ों से एक परछाई नीचे कूदी और हमला कर दिया। हवा को चीरती हुई एक बहुत तेज और पतली परछाई नीचे आई, पर जेंजिन उससे भी तेज था। एक ही पल में उसने भाला आगे दे मारा। उस परछाई की रफ्तार अचानक रुक गई, उसकी गर्दन आर पार हो गई और उसका शरीर भाले पर टंग गया। ये एक अजीब पक्षी था। वो एक बड़े आदमी की मुट्ठी के बराबर था और उसका शरीर काले पंखों से ढका था। उसके पंख बहुत सख्त थे, जैसे लोहे के बने हों। अपने भारी पंखों की वजह से वो उड़ नहीं सकता था, पर इससे उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो गई थीं। ये पक्षी अक्सर पेड़ों की चोटियों पर छिपा रहता था और जब जंगल में किसी जानवर को चलते देखता तो नीचे कूद जाता और अपने पैरों और पंखों का इस्तेमाल करके बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेता और ग्रेविटी की मदद से जानवर के सिर के आर पार हो जाता। जानवर के मरने के बाद वो उसका दिमाग, खून, आंखें और आखिर में मांस चट कर जाता। कई बार सामने होने के बाद जीदी ने इसका नाम आयरन फेदर बर्ड रखा। आयरन फेदर बर्ड की गर्दन के अलावा कोई कमजोर जगह नहीं थी। यहाँ उसके पंख बहुत बारीक थे और बचाव सबसे कमजोर था। अभी जेंजिन के भाले की नुकीली नोक आयरन फेदर बर्ड की गर्दन में बिल्कुल सही लगी थी। ये एक जानलेवा वार था। तड़पने के बाद वो आयरन फेदर बर्ड शांत हो गया। जेंजिन ने भाले को जमीन की तरफ करके जोर से मारा और आयरन फेदर बर्ड की लाश को वहीं गाड़ दिया। जीदी एक कदम आगे बढ़ी और उसे चीरने के लिए अपना डैगर निकाला। वे लोहे के पंख बहुत सख्त थे और काम आने वाली चीज थी। इसके अलावा लड़की ने उसका थोड़ा खून भी इकट्ठा किया। जहां तक आयरन फेदर बर्ड के मांस की बात थी, जीदी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पक्षी का शरीर छोटा था और उसका ज्यादा मोल नहीं था। जब लड़की सामान इकट्ठा कर रही थी तब जेंजिन एक जैवलिन लेकर किसी और जानवर के हमले से बचने के लिए पहरा दे रहा था। जब पहली बार उनका सामना इस आयरन फेदर बर्ड से हुआ था तो वो लड़का थोड़ा घबरा गया था।
पहले उसने अपने भाले को झाड़ू की तरह इस्तेमाल किया और पक्षी को जमीन पर गिरा दिया। भले ही आयरन फेदर बर्ड उड़ नहीं सकता था, पर जमीन पर वो बहुत तेज था। फिर ज़ेन जिन ने 3 जैवलिन्स फेंके, जिससे आयरन फेदर बर्ड की रफ्तार कम हो गई। आखिर में ज़ेन जिन ने अपने भाले से आयरन फेदर बर्ड के पेट को चीर दिया, जिसके नतीजे में भाले की नोक टूट गई। पर अब ज़ेन जिन का तरीका ज्यादा मंझा हुआ था। उसने ये जान लिया था कि आयरन फेदर बर्ड सबसे खतरनाक तब होता है जब वो पेड़ों से कूदता है, पर हवा में होने पर उसकी गर्दन सामने होती है, जिससे वो वक्त उसके लिए सबसे कमजोर होता है। इस जानकारी के बाद आयरन फेदर बर्ड अब कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक तोहफा बन गया था। आयरन फेदर बर्ड के अलावा जंगल में और भी बहुत से खतरे थे। जहरीले सांप अक्सर पेड़ों के तनों और सड़े हुए पत्तों में छिपे रहते थे। कोई भी शांत दिखने वाले पेड़ पौधों के पास भी अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर जब ज़ेन जिन की खाल एक मामूली सी काई से छू गई तो उसे जहर चढ़ गया। ज़ेन जिन के चेहरे पर अनजाने में कुछ छोटे हरे धब्बे उगने लगे। जब ज़ी ने इसे देखा तो उसने तुरंत उसे जहर उतारने वाली दवा दी, पर उस दवा से जहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा आराम मिला। वे दोनों असली वजह ढूंढने पर मजबूर हो गए। फिर ज़ी ने उस काई का इस्तेमाल करके एक काट बनाई और ज़ेन जिन के शरीर से जहर को पूरी तरह खत्म किया। हर तरह के छिपे हुए खतरों ने उन दोनों की छानबीन की रफ्तार बहुत कम कर दी थी। ज़ेन जिन ने धीरे धीरे ढलते हुए आसमान को देखा और उसे एक मजबूरी भरा फैसला लेना पड़ा। चलो गुफा में वापस चलते हैं और आराम करते हैं।